तैयारी शुरू करने से पहले सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। इतनी गारंटी होती है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की है तो। इसलिए कहते हैं तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। यानी आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा अगर मेहनत की है तो। सक्सेस की क्योंकि तैयारी करने के पहले कोई गारंटी नहीं होती, कोई लिख के नहीं दे सकता कि तैयारी करने जा रहे हो आप सक्सेस होकर के ही आओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं लाइनों के साथ आपका हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मेहनत के साथ आप पढ़ते जाइएगा, यही आपसे कामना करते हैं। इकोसिस्टम, इकोलॉजी और फूड चेन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह पार्ट तीसरा है, यानी आज ये अंतिम पार्ट है। तीनों टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट 3 बनाए गए हैं, आज तीसरा है। क्लियर है? उठाइए नोटबुक और कलम और मेहनत या संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए और लिखते जाइएगा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे आपको। क्लियर है? और वीडियो के अंत में हम वापस आपके कमेंट बॉक्स पर चलते हैं। जो हम आपसे एक कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न पूछते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंत में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आज क्लियर हो जाएंगे। पूर्णतः जितने क्वेश्चन हो सकते थे इन टॉपिक्स से हमने आपके सामने ला दिए हैं। पहला प्रश्न आज की वीडियो का ये रहा। 35 प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन है? यानी इस अर्थ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, बायोम या जियोम, और स्थलमंडल और जैवमंडल, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। यहाँ गौर कीजिएगा, लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इकोसिस्टम सबसे बड़ा, तो यहाँ देखें हाइड्रोस्फीयर यानी सिर्फ जलमंडल की बात हो रही है जो लगभग 71% भाग पर है, और स्थलमंडल यानी जो लिथोस्फीयर जमीन अकेले भाग की बात हो रही है जो 29% है सर पर या धरती पर। जीवोम या बायोम वो बायोटिक फैक्टर्स की बात हो रही है। और यहाँ पर बात करें जैवमंडल, तो यहाँ जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, यहाँ पर उन सभी जगहों की बात हो रही है जहाँ पर जीवन है, चाहे वो जमीन हो या पानी वाला भाग हो। क्लियर हो गया होगा? तो आंसर क्या है? 35 का डी ऑप्शन, यानी बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा कंपैरिजन टू इन 4 ऑप्शन में। क्लियर रहेगा? इस धरती पर वैसे समुद्र होता है सबसे बड़ा पारितंत्र, लेकिन इन चारों विकल्पों में एक ऐसा ऑप्शन बना दिया गया है जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर है, जैवमंडल। क्लियर है? क्योंकि सभी समुद्र तो इसमें आ जाएंगे ना, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा निकलेगा? धरती वाले भी तो शामिल हो गए, फिर धरती और समुद्र दोनों मिला करके तो सबसे बड़ा जैवमंडल। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 36। पारिस्थितिक तंत्र की जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? देखिएगा, लैंग्वेज बहुत ही आसान भाषा है, अगर धैर्यता के साथ आप पढ़ेंगे तो। इकोसिस्टम में बायोटिक घटकों में से कौन प्रोड्यूसर है, उत्पादक है? गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। तो ये क्लियर है, ग्रीन प्लांट ये आपका प्रोड्यूसर होते हैं। 37 प्रश्न, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी या हरित पादप। तो हमने बताए थे ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल पहला होता है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना के रखते हैं, वो हरित पादप कहलाते हैं। प्रथम पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल पहला होता है। क्लियर रहेगा? आसान है, ये ध्यान से समझते चलिए बस। अगला प्रश्न 38 आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रण, यानी जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनका एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को क्या कहते हैं? केमिकल साइकिल यानी रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, या भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। इसको ध्यान से आंसर को पहचानिए। राइट ऑप्शन है इसका बायो जियो केमिकल साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है तत्वों का चक्रण, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं धरती से लेकर के पौधे पुनः एक फूड चेन में लाते हैं, और जो अपमार्जक हैं या डिकम्पोजर हैं उनको डिकम्पोज करके पुनः मिट्टी में डाल देते हैं। तो ये एक चक्र चलता है।
इसको हमने अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैव भू रसायन चक्र को। हम इसको थंबनेल में पीछे दिखा देंगे लास्ट में वीडियो के अंत में, चाहो तो आप उसको देख लीजिए वहाँ से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो यहाँ से आप इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। 39 प्रश्न देख पा रहे होंगे। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? पहली बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी सुनिए समझिए। जो घास स्थल है ना बड़े बड़े, जैसे पंपास, प्रेरीज, वेल्ड, डाउन्स, ये विश्व में घास स्थल देखे होंगे। उन्हीं घास स्थलों में जो वृक्ष पारिस्थितिक के अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण, यानी कुछ पौधे घास के बीच में होते हैं, पेड़ बड़े बड़े, ऐसा नहीं है पूरा क्लीन घास ही होगा, नहीं, उसमें कुछ बड़े बड़े पौधे होंगे। तो वो जो अतिक्रमण कर रहे हैं पौधे, वो डिस्टर्ब जो कर रहे हैं घास को, तो ये अंश के रूप में किस कारण, यानी वो किस कारण से, किस रीजन से घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, यानी पेड़ पूरी अपनी वंशावली फैला दें, घास को खत्म कर दें, तो क्यों नहीं कर पाते? आप समझ गए हैं? ऑप्शन देखिए, कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं और आग के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, सीमित सूर्य के प्रकाश के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि उस अक्षांश रेखा पर और जगह वन भी पाए जाते हैं। अगर सूर्य की प्रकाश की बात हो तो उस अक्षांश पे कहीं भी हमें फॉरेस्ट नहीं मिलना चाहिए था, तो ये गलत है आपका बी ऑप्शन, और ए तो बिल्कुल ही गलत है, डी ऑप्शन हो नहीं सकता। बचा क्या है? सी ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं, या फिर समझ लीजिएगा, यानी घास स्थल में पेड़ क्यों नहीं विकसित होते हैं अच्छे से, या वन फॉरेस्ट क्यों नहीं खड़ा हो जाता है, अतिक्रमण क्यों नहीं कर लेते घास स्थल का पेड़? तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वर्षा का जल जैसे ही पानी बरसता है तो घास की जड़ें जल्दी से पानी को सोख लेती हैं और पेड़ों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, इसलिए पेड़ उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, और यहाँ आग के कारण भी रीजन दिया गया है। देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन को देखिए गौर से। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली या बंजर हो जाती है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 40 आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टाइट प्रश्न है, कठिन कह सकते हैं इसको हम, लेकिन समझेंगे आप आ जाएगा। ये पहली बार आप देख रहे होंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्राअवस्थाओं का सही क्रम है? ये आपको भाषा ही समझ में नहीं आई होगी, यानी बायोटिक जो हैं वो अनुक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उनकी अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो देखिएगा। ये ए ऑप्शन, बी, सी, डी ये आपके दिए गए हैं विकल्प में, लेकिन हम सही ऑप्शन की ओर चलते हैं सीधे। ये देखिए ए विकल्प सही है। यहाँ पर हम समझाए दे रहे हैं कैसे आपकी प्रोसेस चलती है। नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये एक आपका क्रम दिया गया है जो आपको ओडम महोदय ने दिया था, देख पा रहे होंगे, हम उसकी सीरीज भी दिखाई दे रहे हैं। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया गया है, ये एक ऑर्डर है, क्रम है, ऐसे अनुक्रमण करते हैं जैविक फैक्टर। तो जैविक अनुक्रमण का सही क्रम आपका ये दिया गया है, देख पा रहे होंगे। देखिएगा, न्यूडेशन नग्नीकरण, और माइग्रेशन प्रवास होता है, फिर आस्थापना होता है एसेसिस, और ये रिएक्शन होता है, फिर प्रतिक्रिया करते हैं, और स्थिरीकरण हो जाता है लास्ट में, यानी स्टेबलाइज हो जाते हैं वो अनुक्रमण करने वाले फैक्टर। तो आपको ये ओडम महोदय का क्रम ध्यान से याद रखना होगा, कभी ना कभी ये प्रश्न में जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2016 में। तो आप ये मत सोचिए कि पीसीएस में आया था सर, पीसीएस के एग्जाम में मत देखिए, उसमें कई बार पेपर कॉपी मार देता है प्रश्नों को, तो वो कॉपी हो जाएगा जिस समय, तो आपको वो प्रश्न फिर नहीं आएगा, इसलिए इनको समझना थोड़ा सा कोशिश किया करिए। अगला प्रश्न है 41। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतृण, या समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। हमने क्लास में बताया जा चुका है कि जो घास है प्राथमिक उत्पादक है वो फाइटोप्लैंक्टन्स नामक घास होती है जलीय इकोसिस्टम में। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या हो गया? फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला प्रश्न है 42। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा
जो ट्रांसफ़र होती है ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो आपका स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा में क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। ये हम पिछले में भी करा चुके थे, तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्लियर होगा, घट जाती है, यानी 10% एनर्जी ही आपकी पहुंचती है। अगला प्रश्न 43 आप देख पा रहे होंगे, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के बारे में अब देखना चारों विकल्प में से कौन सा एक सत्य दिया गया है। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। न्यूनतम ये गड़बड़ है, न्यूनतम नहीं, 100% होते हैं आश्रित। बी ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, गौर करिए, यानी फर्स्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसरों से संख्या में अधिक होते हैं, ये भी गलत है। यानी आपकी घास की संख्या देखें और हिरणों की संख्या, तो कह रहा है हिरण की संख्या अधिक होती है ना, घास की संख्या अधिक होती है। तो सी ऑप्शन देखिए, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन भी देख लीजिए, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, गलत है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए होंगे। 44 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको थोड़ा समझिए और नोट कर लीजिए। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, ये कर्व दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य दर्शाया जाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, समझ गए होंगे। यानी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय जो डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरणीय क्षति होती है, उसके बीच जो रिलेशन है उसको कौन सा वक्र दर्शाता है, कुजनेट्स वक्र। तो इसका आकार उल्टा यू आकार, उल्टा वी, उल्टा एल या इनमें से कोई नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो है वो आपका उल्टा यू आकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई के सी जो है वो एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व दिया गया है, यानी पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व का आकार यू आकार का होता है। क्लियर हो गया होगा। ये 45 प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान पाया जाता है। यानी संविधान के किन क्षेत्रों में एनवायरमेंट से संबंधित कार्य बताए गए हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, सी कह रहा है ए बी दोनों, डी कह रहा है कोई नहीं। तो पहचान चुके होंगे, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है और मूल कर्तव्यों में भी हमारा ड्यूटी बनाया गया है पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना। यहाँ पर राज्य को सुझाया गया कि राज्य व्यवस्था करे पर्यावरण की, यहाँ पर व्यक्ति नागरिक की कर्तव्य बना दिया गया है। तो ये एनवायरमेंट दोनों जगह मिलता है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में। ये 46 प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन समझ जाएंगे। सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन, सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, जल निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना है। दूसरा कह रहा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अब कौन से कूट सही हैं, केवल एक, दो या एक और दो दोनों, या ना एक ना दो। तो यहाँ समझिए, हमारा एक झील है हुसैन सागर, उसमें बहुत तेजी से जलकुंभी बढ़ जाती है, तो वो घटना कहलाती है सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन। यहाँ अगर गौर करें, सबसे तेज जलकुंभी का विकास होता है, मतलब क्या है, यहाँ पोषक तत्वों में क्या हुआ है, संवर्धन हुआ है। और जब वो आवरण कवर कर लिया जलकुंभी ने फैल करके, तो क्या हो जाता है, जल में घुलित ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिसे कहते हैं बीओडी की मांग, बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं ना। तो ये अब क्लियर हो गया होगा प्रश्न, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों बिल्कुल ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न 47 दिया गया है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम सागरीय, महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो इन विकल्पों पर फोकस कीजिए। आपको लग रहे होंगे सेम प्रश्न है, लेकिन विकल्प बहुत घातक बन जा रहे हैं कई बार, लेकिन ये आसान है। महासागर, ओशियन सबसे अधिक स्टेबल स्थिर पारितंत्र है। आप इनमें आसानी से परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन लाते लाते आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ओशियन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत अधिक, अपेक्षाकृत अधिक आपका है क्या, स्थायी। आप ये कहें कि समुद्र को सुखा नहीं सकते, तो रामचंद्र जी ने भी तो एक बार सुखाने की प्रतिज्ञा ले ली थी, तो परिवर्तन तो लाया जा सकता, लेकिन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन
इसमें बहुत अधिक स्थिरता रहेगी। क्लियर रहेगा। देख सकते हैं 48 प्रश्न को इसमें कथन और कारण दिया गया है। ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अगर थोड़ा सा अजीब लगा करे ना तो पक्का पढ़ाई वाला रास्ता तो सही है। जहां आपको पढ़ते समय आलस या बोरिंग लगने लगे वो रास्ता बिल्कुल पढ़ाई का ही होता है, क्योंकि मन आसान रास्ते पर चलना सीखता है, कठिन पर नहीं। कठिन पर उसको चलाना होता है। इसलिए यहाँ धैर्य रखिए, इन प्रश्नों को समझिए, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो देखिए कथन और कारण को देखते हैं हम पहले। अभिकथन दिया गया है, पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम के लिए विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गड़बड़ कर दिया इसने, नहीं है मतलब ये तो गलत हो गया है। अब कारण को देखते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल आसान है, मानव क्रियाओं से वातावरण तो इफेक्ट होता ही होता है। तो ये ए गलत हुआ और आर सही हुआ। तो यहाँ पर अगर डी ऑप्शन को देखें तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है। पहचान चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सिंपल है। और इस 49 प्रश्न को भी देख पा रहे होंगे कितना आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। भारत में आपदा प्रबंधन यानी जो नेचुरल डिजास्टर है उसको मैनेजमेंट करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट है उस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राष्ट्रीय आपदाएं जब आती हैं तो उसका मैनेजमेंट प्रधानमंत्री स्तर पर किया जाता है, यानी पीएमओ पूरा लगा रहता है। तो ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन गृह मंत्री, सी ऑप्शन रक्षा मंत्री या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। तो ये ऑप्शन है आपके, और पहचान चुके होंगे वैसे आप कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अभी याद होगा, अभी एक बिपरजॉय जो चक्रवात आया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की हुई थी। यानी राष्ट्रीय आपदा आई थी ना कि कुछ राज्यों को चौपट कर देगा ये बिपरजॉय चक्रवात। इस वजह से ये बैठक या प्राधिकरण अपनी व्यवस्था करता है, मैनेजमेंट करता है कि आपदा कम से कम क्षति पहुंचाए। क्लियर है, समझ चुके होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इकोसिस्टम, फूड चेन और इकोलॉजी से संबंधित ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको ये प्रश्नों ने कुछ ना कुछ तो ज्ञानवर्धन किया ही होगा। इनको नोट जरूर कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था, लेकिन हमारे पास मात्र अभी तक 2 कमेंट आए हुए हैं, रीमा राजपूत और शिवानी गुप्ता जी का। तो इनके ही कमेंट से हम वो प्रश्न को एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट हम शामिल करते हैं, तो आप कोशिश किया करिए जल्दी से जल्दी वीडियो देख के कमेंट हमें प्रदान कर दें, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही वीडियो बना देते हैं तो आपके कमेंट शामिल नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे होंगे। तो रीमा राजपूत जी का कमेंट है, हमने प्रश्न पूछा था नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में है, कौन सी जनजाति है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत इन्होंने बताया है सबसे बड़ी चोटी है नीलगिरी पर्वत की दोड्डा बेटा, ऊंची है 2637 मीटर और यहाँ पर टोडा जनजाति रहती है। रीमा राजपूत जी ने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और ये शिवानी गुप्ता जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रदान किया हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के दक्षिण यानी इंडिया अगर देखें तो ऐसे कुछ है और इंडिया का यहाँ पर ये पर्वत बैठा हुआ है दक्षिण में। तो गौर कीजिएगा, इंडिया का हम नक्शा बना के आपको यहीं पर बताए दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये आपका जो रहेगा तो ये है आपका पर्वत नीलगिरी। यहाँ पर कौन है? नीलगिरी। तो यहाँ गौर करिए, ये क्या है? पश्चिमी घाट और ये क्या है? पूर्वी घाट। तो ये दोनों आकर कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी नीलगिरी पर्वत पर। और इसमें कौन सी चोटी है? दोड्डा बेट्टा। ध्यान रखिए, दोड्डा बेट्टा चोटी है। ये शिवानी गुप्ता जी ने और रीमा राजपूत जी ने बताई हुई है। और यहाँ पर गौर करें तो ये 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 3 राज्य, एक है केरल, एक है तमिलनाडु और यहाँ पर है कर्नाटक। यानी इन 3 राज्यों में ये आपकी पर्वतमाला या चोटी फैली हुई है। कौन सी? नीलगिरी। क्लियर है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण भाग में है नीलगिरी पर्वतमाला, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में स्थित है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक दोड्डा बेटा है जो तमिलनाडु में पड़ती है। नीलगिरी हिल्स में टोडा जनजाति पाई जाती है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट नीलगिरी पर्वतमाला में मिलते हैं। नीलगिरी ऊटी पर्यटन, ऊटी एक आपका हिल स्टेशन है, दक्षिण भारत का एकमात्र हिल स्टेशन ऊटी, उडागा मंडलम याद होगा ऊटी आपका। ये प्रमुख डिटेल शिवानी गुप्ता जी ने प्रदान की है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको नोट कर लीजिए। रीमा राजपूत और शिवानी गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इंपॉर्टेंट डिटेल हमें प्रदान की है। अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की।
यानी आज आपको किस प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर याद करते हैं, दक्षिण भारत में जो समुद्र तट से राज्य लगे हुए हैं, यानी इंडियन कोस्टल स्टेट, भारतीय तटीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं और किसकी सबसे लंबी तट रेखा है, यानी समुद्र तट से सबसे लंबा राज्य कौन सा है और सबसे कम सीमा किसकी है समुद्र से। समझ पा रहे होंगे, लोएस्ट कोस्ट किसका है और हाईएस्ट कोस्ट किसका है। तो ये राज्यों के नाम, उसकी सीमा, ये हमें प्रोवाइड कीजिए जिससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।